Dear student, welcome to you in my YouTube channel KB Physics 11. Today's topics of discussion are motion of center of mass and conservation of linear momentum. Here in this video, you will see how the center of mass of a system moves just like a point object when some external force is applied. The particle of the system may move in very complicated manner, but the center of mass of the system moves just like a point object in very simple manner. तो आइए देखते हैं और हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे जो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे, मतलब जो सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला था उसको लेकर के हम स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे कि जो फार्मूला है हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के, उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, हमें वेलोसिटी पता लग जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिएगा, लेट ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 m3 डैश 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 mn एंड टोटल मास जो होगा सिस्टम का, यहां पर हम कैपिटल M ले रहे हैं। द पोजीशन ऑफ दीज particles with respect to origin is r1 r2 dash 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 rn the respectively the position of center of mass। ये फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो वो क्या है कि m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस rn नहीं है, ये है mn। तो नीचे m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn है, तो मतलब टोटल मास है। तो हमने उसको लिख दिया है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 mn rn डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब हम इसी रिलेशन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। तो यहां पर जस्ट लाइक ए सिंपल ऑब्जेक्ट समझो, जैसा कि हम पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह से लेकर के चलना है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में इस फार्मूले को डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए हमें मिलेगा dRCm बाई dt, 1 अपॉन m बाहर निकाल दिया, m1 जो r1 जो फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन थी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो उसको हमने डिफरेंशिएट किया dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt प्लस डैश 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 mn drn बाई dt। तो ये जो हमें मालूम है कि dr बाई dt ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी हो गई, और ये वेलोसिटी किसकी होगी, फर्स्ट पार्टिकल की होगी, है ना, v1। इसी तरह से ये सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, और इस तरह से ऐड करते हुए ये nth पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी। और साथ में जो drm बाई dt जो लिखा हुआ है, ये किसकी पोजीशन थी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी। तो उसको भी जब डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें यहां पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिली। तो इस तरह से dRCm बाई dt की जगह पर bcm हम लिख सकते हैं, और इन dr1 बाई dt dr2 बाई dt एक्सेट्रा की जगह पर हम वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स की लिखते चले जाएंगे। इस तरह से हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला मिल जाएगा। तो BCM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस प्लस mn vn अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये देखिए हमें वेलोसिटी का फार्मूला मिल जा रहा है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करें, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो कोई नई बात नहीं है। तो dVcm बाई dt इज इक्वल टू 1 अपॉन m, m1 इस v1 को डिफरेंशिएट किया vd1 dv1 बाई dt प्लस m2 dv2 बाई dt प्लस लास्ट में mn dvn बाई dt। तो ये जो है dv1 बाई dt ये वेलोसिटी का
को डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये फर्स्ट पार्टिकल जो है हमारा उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा और लास्ट में nth पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा। और शुरुआत में dvcm/dt ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम dvcm/dt की जगह पर acm लिख देंगे और dv1/dt, dv2/dt और dvn/dt की जगह पर हम डिफरेंट पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब जिस तरह से a1 कहां पर लिखेंगे, dv1/dt और dv2/dt की जगह पर a2 लिख देंगे। तो इस तरह से हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। देखिएगा, तो ये फार्मूला हमें मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। acm इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस mn अपॉन कैपिटल M मीन्स टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया m इज इक्वल टू हो गया m1a1 प्लस m2a2 प्लस mn। अब हमें मालूम है कि न्यूटन्स सेकंड लॉ से क्या होता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है MACM, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, पूरे सिस्टम का मास है, और ACM क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ये यहां पर हम लिख सकते हैं FCM, सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला फोर्स, इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स प्लस सेकेंड पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स और इस तरह से nth पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स। तो इससे क्या क्लियर होता है, इससे इस इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है, देखिएगा, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल मूव एज ए पार्टिकल ऑफ मास इक्वल टू दैट ऑफ द होल सिस्टम। तो इन इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है वो एज ए पार्टिकल मूव कर रहा है विद ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास पर वही फोर्स लगा दिया जाए। वैसे तो हमें यहां पर क्या पता लगा कि डिफरेंट पार्टिकल के जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उन पे जो फोर्स लग रहा है उन सभी का जो वेक्टर सम है वो इसके इक्वल है, सेंटर ऑफ मास पर लगने वाले फोर्स के इक्वल। तो डिफरेंट पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहे हैं उनका जो वेक्टर सम है वो दैट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा है, एज ए पार्टिकल, और जिसका मास क्या है उस होल सिस्टम के मास के इक्वल है। ये हमने वेलोसिटी वाले फार्मूले से भी देखा है ना, और एक्सेलरेशन वाले फार्मूले से भी देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बात समझनी है और उसी पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, ये हैं कुछ पॉइंट्स जिनको हमें माइंड में रखना है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज एट रेस्ट एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, then the system center of mass will continue to be rest position, even few particles may move in the direction of force acting on these individual particles। मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर के वो सिस्टम बना है उन पार्टिकल के मूव करने के बावजूद भी यदि सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है और वो रेस्ट में है, यानी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है और उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो क्या होगा कि वो सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू टू बी इन द रेस्ट पोजीशन, चाहे क्यों ना पार्टिकल सिस्टम के मूव कर रहे हो ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन दीज पार्टिकल्स। Second, the motion of center of mass of a system or object is not affected by any internal force as they always make action and reaction pair, so their net contribution to the system is 0।
अब यहां पर बताया जा रहा है कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंटरनल फोर्स क्या होते हैं, वो एक्शन रिएक्शन होता है, जितना एक्शन होता है उतना ही जो है रिएक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से एक्शन रिएक्शन जो पेयर्स होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो उनका जो नेट इफेक्ट जो आना चाहिए सिस्टम पे वो नहीं आता। तो इस तरह से मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है अनएफेक्टेड रहेगा इंटरनल फोर्सेस लगने के बावजूद भी, क्योंकि इंटरनल फोर्स जो है पेयर्स बनाएंगे और वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिएगा, थर्ड, if two particles placed on the smooth surface separately by a certain distance and they move towards each other due to mutual attraction of force, मतलब टू पार्टिकल सिस्टम है और वो पार्टिकल किसी स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं और वो मान लिया मूव कर रहे हैं ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, जो आपस में म्यूचुअल फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, इसकी वजह से मान लिया वो मूव कर रहे हैं। तो क्या कंक्लूजन निकाला जाएगा? Number one, in the absence of any external force, the acceleration of center of mass is zero irrespective of individual acceleration of particle. यहां पर जो सिचुएशन ली जा रही है कि टू पार्टिकल सिस्टम है, वो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और वो एक दूसरे की तरफ मान लिया ड्यू टू अट्रैक्शन मूव कर रहा है। और ये फोर्सेज कैसे हैं? म्यूचुअल फोर्सेज हैं, मतलब इंटरनल फोर्सेज हैं। तो भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जहां पर था वहीं पर रहेगा। ऐसा सिस्टम एज्यूम करिए कि टू पार्टिकल सिस्टम है, स्मूथ सरफेस पे रखा गया है और वो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मूव भी कर रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ मास अनएफेक्टेड रहेगा, मतलब वो जहां पर था वहीं पर रहेगा, मतलब उसका मोशन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो कांस्टेंट और जीरो। वही बात है कि एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं लग रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास की जो है वेलोसिटी जीरो रहेगी। यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मतलब वेलोसिटी जीरो होगी। यदि पहले से मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसी वेलोसिटी से वो मूव भी करता रहेगा। और ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वो कंटिन्यू उसी वेलोसिटी से मूव करता रहता है। और यदि रेस्ट में होता है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो वो रेस्ट में ही रहता है। लास्ट पॉइंट, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास मूव्स जस्ट एज ऑल द मास यानी होल मास वर कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो एज ए पॉइंट मास, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एज ए पॉइंट मास मूव करेगा और ऐसा लगेगा कि सारा फोर्स उसी पर सेंटर ऑफ मास पर ही लग रहा है। तो इस तरह से सेंटर ऑफ जो मास होगा ऑफ द सिस्टम विल मूव जस्ट लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, और उसका मास कितना होगा? उस पूरे सिस्टम के मास के इक्वल होगा, मतलब उसी पॉइंट पर समझो पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है और वहीं पर समझो टोटल फोर्स लग रहा है। तो ये कुछ कंक्लूजन हुए, जैसे ये लिखा हुआ है कि सिग्मा एफ एक्सटर्नल यानी टोटल जो फोर्स लग रहे हैं डिफरेंट पार्टिकल का, उसका जो नेट फोर्स आया ऑफ दैट नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब बात करेंगे हम लीनियर मोमेंटम की, इसी बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। और लीनियर मोमेंटम हमें मालूम है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल या कहीं ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर भी हमारा जो सेंटर ऑफ मास है जस्ट बिहेविंग जस्ट लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, और उसी तरह से उसका भी मोशन हो रहा है जब उस पर फोर्स लगाए जा रहे हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, लेट ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 एंड डैश 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 mn, एंड टोटल मास जो है सिस्टम का वो m है। The velocities of these particles with respect to origin are v1, v2, v3 and vn respectively. The linear momentum p of the system is the vector sum of the linear momentum of individual particle. अब हम क्या करें, पूरे सिस्टम का यदि हमें लीनियर मोमेंटम निकालना है तो इंडिविजुअल पार्टिकल, भाई लीनियर मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो सभी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम्स को हम वेक्टरली ऐड कर दें तो हमें उस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम पता लग जाएगा। तो वही लिखा गया है, P क्या है, टोटल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हो जाएगा m1v1, फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इस तरह से सबको ऐड कर लेंगे तो हमें सिस्टम का लीनियर मोमेंटम पता लग रहा है। अब हम इसको रिलेट कर दें सेंटर ऑफ मास से, इस इक्वेशन को सेंटर ऑफ मास से रिलेट कर दें तो देखिएगा, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास वी नो दैट m1v1 प्लस m2v2 प्लस डैश 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 mn/vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सभी पार्टिकल्स का जो हमने अभी इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम को ऐड किया था, यदि यहीं इसी पर हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा दें तो वो उन पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम आया टोटल, वो सेंटर ऑफ मास के लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। तो इससे पहले जो इक्वेशन आई थी ये वाली देखिएगा, ये वाली, और अब जो आ रही है जब हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाया तो ये सेकेंड इक्वेशन आई। दोनों को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, टोटल लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू हो जाएगा mvcm। Thus, the total linear momentum of system of particle is equal to the product of the total mass of the system and velocity of center of mass। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम का जो सम होगा, वेक्टर सम होगा, वही वेक्टर सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास के। तो यहां पर भी वही कंक्लूजन निकल रहा है कि पूरा सिस्टम मूव कर रहा है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जस्ट लाइक ए पार्टिकल मूव कर रहा है, और पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो दैट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब इससे पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ चुके हैं। वो क्या था कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कंजर्व्ड कांस्टेंट। तो यहां भी कोई नई बात तो नहीं है, है ना। यहां जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं उस पर भी यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। उसी बात को तो रिपीट कर रहे हैं। According to the law of conservation of linear momentum, the total linear momentum of the system of particles remains constant or conserved in the absence of any external force. Total linear momentum of a system of particle P is equal to होता है m total mass of the system into velocity of center of mass। ये हो गया linear momentum of the system। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि न्यूटन से सेकंड लॉ से हमें मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, या कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम ऑन द पार्टिकल। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो देखिएगा हमें मिल रहा है dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू dy/dt ऑफ mvcm। तो ये हो जाएगा m dvcm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। तो dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो न्यूटन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो dp/dt किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिएगा अब हम यहां पर ये देखेंगे कि किस तरह से एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो हो जाए, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो बी कांस्टेंट रहेगा। यही बात हम पहले भी कर चुके हैं, बार बार हम वही बात रिपीट कर रहे हैं कि जब हमने न्यूटन सेकेंड लॉ को डिस्कस किया था वहां भी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया गया था। ठीक उसी का तो रिपीटेशन हो रहा है यहां पर। तो देखिएगा इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है,
देन dp by dt इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब dp by dt 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, p कांस्टेंट हो गया, क्योंकि किसी कांस्टेंट नंबर का ही डिफरेंशिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल जो होता है वो 0 होता है ना। तो इसका मतलब जब dp by dt इज इक्वल टू 0 है, इट इंप्लाइज दैट p इज कांस्टेंट। जब p कांस्टेंट है तो p की वैल्यू किसके इक्वल है, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल है, तो वो भी कांस्टेंट हो गया, है ना। अब मास तो कांस्टेंट है ही यहां पर, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, VCM इज कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। जो बात हम इससे पहले समझा चुके हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। वो मैथमेटिकली यहां पर रिजल्ट वही आ रहा है कि VCM जो होगा वो कांस्टेंट होगा, या कहें यदि पहले से सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यदि मोशन में है तो उसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू मूव करेगा। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर जो लग रहा है उसकी वैल्यू 0 है। मतलब नो, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। So we conclude that if net external force on the system is 0, the linear momentum of system is constant. P constant हो गया. Hence, the center of mass will move with constant velocity if it is in motion. Motion में है तो constant velocity से move करता रहेगा। बस कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। In the absence of external force, the center of mass of the system of particle moves with constant velocity. अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। वो ये है, 3 bodies having masses 5 kg, 4 kg, 2 kg are moving with speeds 5 मीटर पर सेकेंड। 5 kg वाली 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, 4 kg वाली 4 मीटर पर सेकेंड से, और 2 kg वाली 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है रिस्पेक्टिवली along x axis। ये गिवन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो अभी जो तो फार्मूला डिस्कस किया था उसी पर हम उसी से निकाल देंगे। तो VCM इज इक्वल टू होता है m1 v1 प्लस m2 v2, और हमारे यहां पर 3 पार्टिकल हैं, m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास 5 kg है और वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 इंटू 5, प्लस सेकेंड पार्टिकल का मास 4 kg है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 इंटू 4, प्लस थर्ड पार्टिकल है उसका मास 2 kg है, वेलोसिटी 2 ही है, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 प्लस 2। तो इस तरह से ये हो गया 25 प्लस 16 प्लस 4 अपॉन 11। ऊपर आ गया 45, नीचे आ गया 11 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो आसानी से हमने फार्मूला अप्लाई किया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का और कैलकुलेशन कर लिया। इसी तरह से हम एक्सेलरेशन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा।